नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के जिस महत्वपूर्ण पटल पर आज हम उपस्थित हैं, आज का यह दिन, आज की यह तारीख और आज का यह हम लोगों का संवाद एक महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। हम जिस महान देश भारत के वासी हैं, भारत अपने वैभव, अपनी संपदा, अपने ऐश्वर्य, अपनी मनीषा और चेतना के कारण संपूर्ण संसार में बार बार समादृत होता रहा है। जिस भारत पर हम अभिमान करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, यह देश अपने नाम से ही आध्यात्मिक है और इसकी सांस्कृतिक समृद्धि आध्यात्मिक चेतना में सन्निहित है। ऐसी आध्यात्मिक चेतना जिसमें अगर धर्म है, आचार है, दर्शन है, चिंतन है, सब में एक पूर्ण वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता सन्निहित है। हम आज युवा दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, और कहने की आवश्यकता नहीं कि यह युवा दिवस जिस महान राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर विगत कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। एक ऐसे स्वामी जिनके जीवन में कोई पलायन नहीं है, जीवन से जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, पथ की बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को साधने के लिए जितने कंटकों से उन्होंने स्वयं को गुजारा, जितना संघर्ष किया, यह संघर्ष उस बोध के कारण है जिस बोध में जंजीर जकड़ी भारत माता उन्हें दिखी थी। उनके भीतर संपूर्णता के साथ, पीड़ा और व्यथा के साथ उतर गई थी। स्वामी विवेकानंद जिस विषम परिस्थिति में पैदा हुए और जिस विपरीत स्थिति में संघर्ष करते हुए संपूर्ण भारत के ही दर्शन नहीं किए, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए सनातन भारतीय धर्म की पताका विश्व धर्म संसद शिकागो में जिस तरह से उन्होंने स्थापित कर दी, सुप्त भारत का पुनर्जागरण उनके माध्यम से हुआ और पश्चिम ने भारत को फिर नए सिरे से जानने की, समझने की जो पहल शुरू की, निर्विवादतः स्वामी विवेकानंद के माध्यम से भारत का पराक्रम, भारत का ज्ञान, भारत का शौर्य, अर्थात संपूर्ण भारत भासमान हुआ था, दीप्यमान हुआ था। एक ऐसे नर नाहर की हम बात कर रहे हैं। उपनिषद की इन पंक्तियों को अपने सामने रखकर उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, और उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितनी यात्राएं की, जितनी बाधाएं पार की, और सबको पार करते हुए उन्हें जहां पहुंचना था वहां वे पहुंचे ही नहीं, बल्कि तमाम अपमानों का घूंट पीकर उन्होंने अपने आप को जिस तरह से स्थापित किया, उसके पीछे एक युवा का शौर्य, एक पराक्रम और वह आत्मविश्वास, वह आत्मगौरव और वह विशेष जो उनके भीतर सन्निहित भाव है, जो चेतना है, जिस चेतना में हम देखते हैं कि सिंह हाथी के अनुपात में, जिराफ के अनुपात में छोटा भी है, कमजोर भी है, लेकिन सिंह स्वयं को राजा समझता है, सामने वाला उसके अधीन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं को ईश्वर के दूत के रूप में मानते हुए विशेष प्रयोजन से अपने जन्म को स्वीकारते हुए उन्हें जो करना था किया। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, भारत के सांस्कृतिक वैभव के लिए ही नहीं, भारत की तमाम हीनता की ग्रंथियों को
तोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि विश्व मानवता के कल्याण के लिए एक समरसता के दिव्य भाव के साथ उन्होंने जो निरंतर अभियान किया, उस अभियान में ज्यादा समय नहीं होने के बावजूद महज 39 वर्ष का जीवन, 25वें वर्ष में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 15 वर्ष का समय और 15 वर्ष के समय में ही जितना काम उन्होंने किया, एक सामान्य व्यक्ति कई जन्मों में भी शायद वह काम संपन्न कर सके। ऐसे युवा शौर्य और पराक्रम के महान पुरुषार्थी प्रतीक स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर पूरे देश नहीं, विश्व बंधुत्व को शुभकामनाएं देते हुए पटल पर उपस्थित चेन्नई से जाने माने हिंदी के बज्जिका के कवि, गीतकार और एक समूह के व्यक्तित्व जिनके कंठ में सुर सितार हैं और जिनके मस्तिष्क में सरस्वती की वह ज्ञान संपदा है जिसके माध्यम से वे केवल लय में ही निश्चित नहीं होते हैं बल्कि नए नए बिंब, नए नए उपमान, नए नए चित्रों के साथ जिस वैभवशाली चरित्र को, चाहे वह चरित्र अतीत का हो, समकाल का हो या संभावनाओं से भरा हुआ भविष्य का हो, सबको अपने साहित्य के माध्यम से, साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते रहते हैं। मैं कई बार ईश्वर करुण जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कल 65वें में प्रवेश करेंगे, इसलिए अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटल पर संवाद करने के लिए एक ऐसी विदुषी, शिक्षाविद, जानी मानी कवयित्री उपस्थित हैं। कहने के लिए वह लौह नगरी है, लेकिन उस लौह नगरी के भीतर एक धड़कता हुआ साहित्य का, संवेदना का, आत्मीयता का, लय का जो एक दिल है, हृदय है, उस हृदय को शायद अपने पास पूरा का पूरा जकड़कर कैद करके रख लिया है जानी मानी कवयित्री डॉक्टर कल्याणी कबीर ने। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छी संचालिका। इनके बारे में मैं बोलना शुरू करूं तो प्रकारांतर से समझ जाएंगे कि विवेकानंद के गुणों को ही आत्मसात करके शायद हो सकता है कि सिस्टर निवेदिता शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। सिस्टर निवेदिता शायद विवेकानंद को इसी तरह से मिली होंगी और विवेकानंद के प्रयोजन को साधते हुए मिशन के काम में जिस तरह से समर्पित होकर इस तरह शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया और पूरे भारत का भ्रमण करते हुए अपने महान गुरु स्वामी विवेकानंद के साथ जो किताब उन्होंने लिखी, एक विदेश की महिला भारत में आती है, स्वामी विवेकानंद के साथ देश दर्शन करती है और माई इंडिया किताब लिखती है। तो एक विवेकानंद की चेतना, विवेकानंद पर संवाद, विवेकानंद का अध्ययन, विवेकानंद, मुझे लगता है कि डॉक्टर कल्याणी कबीर जी ने अपने शहर में भी विभिन्न साहित्यिक संगठनों के माध्यम से ही नहीं बल्कि अपने शैक्षणिक आधार को लेकर भी उन्होंने विवेकानंद पर संवाद किया होगा, करती ही रहती है। साहित्य में भी गजल हो, गीत हो, कविता हो, विभिन्न माध्यमों से बहुत सूत्रात्मक ढंग से, जिस तरह से सूत्रात्मक ढंग से विवेकानंद ने आत्मबोध को जागृत करने का, विश्वास को जागृत करने का, मनुष्य को उसके यथार्थ का ज्ञान कराने के लिए, बल्कि विवेकानंद कहा करते थे तो कि तुम परमात्मा से विलग नहीं हो, स्वयं को परमात्मा समझो। बहुत सारी सुक्तियां उसी तरह से कल्याणी कबीर जी बात करती हैं, गीतों में बात करते हैं ईश्वर करुण जी। मैं सबसे पहले ईश्वर करुण जी को ही आमंत्रित करता हूं कि आज युवा दिवस भी है, राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भी है और विवेकानंद का स्मरण केवल युवाओं के आदर्श के रूप में ही नहीं, भारत के महान व्याख्याता के रूप में ही नहीं, बल्कि उस वैराट्य का स्मरण है जिस वैराट्य में हम संपूर्ण भारत के ही दर्शन नहीं करते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के दिव्य भाव के भी हम दर्शन करते हैं। भाई ईश्वर करुण जी। इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की
हार्दिक बधाई। और आधुनिक युग में अगर हम यह कहें कि किसी अवतार ने हमारे देश की सांस्कृतिक चेतना को जगा दिया, तो उस अवतार पुरुष की कोटि में निश्चित रूप से विवेकानंद जी को रखा जाएगा। ये बड़ा ही विषय इन्होंने चुना और आज का दिन भी बहुत अच्छा है ऐसे अवसर पे, जबकि हमारे स्वयं में विवेकानंद की बहुत सारी चीज़ों को समाये हुए डॉक्टर संजय पंकज उनके बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर देश भर में अलग जगाते फिर रहे हैं। कल्याणी कबीर जी से पहली बार मुलाकात है, लेकिन जैसा भाई संजय ने बताया कि वो भी इस रास्ते पे बिल्कुल समर्पित होकर आगे बढ़ रही है। मैं जो विषय है कि इस देश के युवा और फिर विवेकानंद, तो मैं उन के लिए थोड़ी सी 2-3 बातें आपको हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए भी और हमारे जो मित्र हैं उनके लिए भी, कि अक्सर विवेकानंद की चर्चा जब चलती है तो दक्षिण की चर्चा बहुत कम आ पाती है। ये सही है कि 3 वर्षों तक विवेकानंद पूरे देश में घूमते रहे परिव्राजक की तरह से, लेकिन विवेकानंद को विवेकानंद बनाने में दक्षिण की बड़ी भूमिका रही। और मैं इस पटल के माध्यम से अपने देश के जो भी सुन रहे हैं युवाओं को उनका आह्वान करता हूँ कि आप कभी, जब कभी आपको दक्षिण भारत आने का अवसर मिले, जब कभी आपको चेन्नई आने का अवसर मिले, तो निश्चित रूप से आप मेरीना तो जाते ही हैं, लेकिन मेरीना पर एक बहुत ही अद्भुत स्थल है और ये वही स्थल है जहां विवेकानंद जी 3 दिनों तक लगातार रहे। चेन्नई वो 3 बार आए और 3 बार जब आए तो वो सबसे पहली बार अगर यह कहा जाए तो तमिलनाडु में वो 1892 में 25 दिसंबर को आए थे। और आप सभी जानते हैं कि वो आए थे और वहाँ फिर उन्होंने तैरते हुए जाकर के वो कन्याकुमारी की अंतिम शिला पे बैठ के ध्यान लगाया। आज वो आप देख रहे हैं कि ऐसे महानुभाव, ऐसे अवतार पुरुष के चरण जिस कहिए कि शिला पे पड़े, आज वो शिला पूरी तरह से देश और दुनिया के लिए पूजित शिला बन गई है। एक ऐसा भव्य स्थल बन गया है जहाँ की लोग आज भी जाके वहाँ घंटों ध्यान लगाते हैं और वो विवेकानंद रॉक के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो मैं युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दक्षिण भारत के युवा, खास करके जो हमारी बात ये सुन रहे हैं उनको भी, और उत्तर भारत के युवाओं को मैं ये आह्वान करता हूँ कि विश्व प्रसिद्ध मेरीना पर जब आप आए तो देखें कि विश्व प्रसिद्ध मेरीना पर ही लाइट हाउस के थोड़ा सा पहले दाहिनी तरफ में बिल्कुल समुद्र के किनारे एक गुलाबी रंग का आज एक बहुत ही सुंदर भवन है, बिल्कुल कमल खिलते हुए कमल जैसा, और ये वही भवन है जहाँ विवेकानंद रहे। इसे उस समय में आइस हाउस कहा जाता था, आज उसे विवेकानंद इल्लम कहा जा रहा है। तो ये जो आइस हाउस है वो एक ऐसा स्मृति स्थल बन गया है जहाँ विवेकानंद स्वयं रहे। तो विवेकानंद जी का ये, तो इस तरह से जो दक्षिण में 25 दिसंबर 1892 में वो आए, फिर 13 फरवरी 1893 में सबसे पहला जो सार्वजनिक व्याख्यान था उनका, वो भी दक्षिण में ही सिकंदराबाद में हुआ। तो इस तरह से दक्षिण जो है विवेकानंद के लिए, और ये बड़े आश्चर्य है कि आप सभी युवाओं को यह जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि उनके लिए यहाँ के युवाओं में इतना जोशो खरोश था, उनके लिए यहाँ के युवा इतने ज्यादा उद्वेलित और उनके प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे, चाहे वो मछुआरे हों। वो जब समुद्र के किनारे आते थे तो मछुआरों से खेलते थे, उनके बीच खेलते थे, उनसे बातें करते थे, कई बार कुश्ती जैसा लड़ लेते थे। तो इतना अपनापन, उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि मछुआरे हैं तो इनसे हम क्या बात करें। उन मछुआरों से हो सकता है वो उस समय किस भाषा में बात करते हो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रेम की भाषा कि वो अद्भुत ऐसे कहे कि मास्टर थे जो इन सब के बीच वो रहते थे। और इस तरह से आइस हाउस में रहे वो, जिस आइस हाउस की आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहूंगा कि 1842 में ये आइस हाउस बना था। और एक चर्चा की बात जरूर है, हम सभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब सोचिए कि एक समय ऐसा था कि देश में आइस के लिए कोई फैक्ट्री नहीं थी हमारे यहाँ। आज हम मलाई बर्फ से लेकर के इतने आइसक्रीम खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं था। ये अंग्रेजों ने
हमारे देश में मात्र 4 जगह ऐसे फैक्ट्री लगाई और उसमें सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी चेन्नई में 1842 में जो बना, और बाद में वो बिक गया जिसे यहाँ के बिल्ली अंगर जी ने खरीदा था। तो उसी में वही जो आइस हाउस था, उसी आइस हाउस में जब वो आए तो उनके रहने के लिए व्यवस्था की बात हुई, तो आइस हाउस के ही एक प्रकोष्ठ में उन्हें रहने के लिए दिया गया। आज भी वो प्रकोष्ठ बहुत ही सुंदर तरीके से, पवित्र ढंग से और बिल्कुल कहीं आध्यात्मिक ढंग से रखा गया है। आप वहां बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कभी यहाँ विवेकानंद आए थे, और ध्यान और चिंतन सब आपके मन में होगा। तो आप जितने भी युवा हैं, ये मेरा सबसे जो विशेष आग्रह होगा आज के युवाओं से कि आप जब कभी विवेकानंद की चर्चा सुने तो देखिए कि मात्र 39 वर्ष, अभी डॉक्टर संजय पंकज ने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत कम समय में उन्होंने देश दुनिया को नाप डाला। अब ये देखिए कि वह व्यक्ति मात्र 39 वर्ष में, 39 ईयर्स में जीवन से मृत्यु तक का सफर पूरा कर लिया, उत्तर से दक्षिण तक का सफर पूरा कर लिया, और देश से विदेश तक की सारी यात्राएं संपन्न कर ली, और इस तरह से इतना कुछ वह व्यक्ति मात्र 39 वर्ष में हमें दे गया है कि आज हमारे युवाओं के लिए वो बहुत बड़ा मार्गदर्शन का केंद्र है और उनकी चीजें हैं। तो इस तरह से मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि जब वो यहाँ आए, श्रीलंका से जब वो आए थे तो श्रीलंका से रामेश्वरम आए उस दौर में, और रामेश्वरम आए। रामेश्वरम आने के बाद वहाँ के जो सेतुपति हैं, वहाँ के जो रामनाथपुरम के राजा हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया, स्वागत किया, और फिर वहाँ ट्रेन से वो एगमोर नाम का स्टेशन है, अभी संजय पंकज जी भी आए हैं यहाँ एगमोर स्टेशन में, उन्होंने देखा है। तो उसी एगमोर स्टेशन पे हमारे विवेकानंद आए, और वहां से उनके लिए घोड़े जूते रथ की व्यवस्था थी। अब देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश की गरिमा को, आध्यात्मिक चिंतन को और भारतीय हिंदुत्व की परिभाषा को, हिंदुत्व की जीवन शैली को विश्व पटल पे रखा, और उससे इतने प्रभावित तमिलनाडु के युवा हुए कि उन्होंने उस रथ में से घोड़े को हटा दिया और खुद ही उसमें वो जुड़ गए, और वो उनको बहुत प्यार से, सम्मान से विवेकानंद जी को उस रथ को खींचते हुए सैकड़ों युवा आगे आए। आज विवेकानंद फिर इस देश के युवाओं को आह्वान कर रहे हैं, भले वो नहीं है, लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, उनके जो उपदेश है, उनके जो किए हुए काम है, ये आज सबसे अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है, और युवाओं का देश हो और वहां विवेकानंद जैसे हमारे पास नेतृत्व है, भले ही वो अपरोक्ष रूप में है, लेकिन उनकी चीजें हैं, उनके आदर्श हैं, और उन पे अगर चले तो निश्चित रूप से भारत के लिए उज्जवल भविष्य तो निश्चित है, वो होना ही है। और एक छोटी सी और कहानी इस बीच में बताना चाहूंगा कि ये वो यहाँ 9 दिन रहे थे, और 9 दिन रहे थे, और मेरा ये स्वभाव है कि जब मैं जाता हूँ, मैं इस बड़प्पन के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं इस पटल पे हूँ, लेकिन जब भी मैं मेरिना जाता हूँ तो एक बार जरूर वहां मैं जाता हूँ, विवेकानंद इल्लम आज उसका नाम है, और एक बार महसूस करता हूँ कि ये वही जगह है जहाँ 1897 में हमारे विवेकानंद आए, यहाँ रहे, उन्होंने अपनी भाषण दिए, अपने सी राजगोपालाचारी जैसे नेताओं से मिले, बहुत सारे लोगों से यहाँ वो मिले, और ये समझिए कि जब वो बोलने लगते थे तो उनके भाषण का इतना आकर्षण था कि वो जगह छोटा पड़ जाता था, और विक्टोरिया हॉल जैसा जगह छोटा पड़ गया, तो बहुत बड़े बड़े हॉल उनके लिए किए गए। लेकिन आप लोगों को, मेरे युवा, एक चीज आप जान लीजिए, आप में अगर क्षमता है, इच्छा है, तो निश्चित रूप से आप विश्व विजयी हो सकते हैं। विवेकानंद जी ने इसका उदाहरण दिया। दक्षिण की एक और भूमिका है इसमें कि विवेकानंद जी को वहां जाने के लिए, जो विश्व धर्म संसद में जाने के लिए, शायद कम लोगों को पता होगा कि यह चुनाव चेन्नई से ही हुआ था, और चेन्नई के एक सज्जन थे उस दौर में 1892 में, अलसिंगा पेरुमाल जी ट्रिप्लिकेन में रहते थे, और वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे यहाँ पचप्पा कॉलेज में। और वहाँ वो दौर चला था कि जब वो विश्व संसद में हुआ कि भारतीय प्रतिनिधि कौन आएगा जो हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, भारतीय अस्मिता के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय अध्यात्म के बारे में बताएगा। तो उसके लिए कई चीजें हुई, और ये संजोग था कि
अलसिंगा पेरुमाल जी ने उनके कुछ भाषण सुने थे, क्योंकि वो जब आते थे कुछ ना कुछ यहाँ आपस में भाषण वगैरह देते थे, तो उन्होंने उनको चुना और उन्होंने कहा कि नहीं, यह व्यक्ति उस विश्व धर्म संसद के लिए सबसे माकूल, सबसे उपयुक्त प्रतिनिधि होगा। और सोचिए कि उतनी कम उम्र में उनका चुनाव हो गया। तो मेरे युवाओं, आप अगर क्षमता दिखाएंगे, आपको पता नहीं है कि कौन कहाँ से आपको पिकअप कर लेगा, कौन कहाँ से आपको चुन लेगा और कौन से मुकाम पे आपको पहुंचने का अवसर मिलेगा। और फिर वही अलसिंगा पेरुमाल जी ने उनको वहां भेजने की बात की और पैसे इकट्ठे किए गए। उस जमाने में 4,000 रुपए उन्होंने चंदा मांग के यहाँ से वहां से इकट्ठे किए और वो पैसे उनके विदेश जाने में, वो शिकागो जाने में खर्च हुआ। और यह भी है कि वहां जाने के बाद फिर उनके जब पैसे कुछ घट गए तो उन्होंने यहाँ ये अलसिंगा पेरुमाल जी को सूचना दिया। अलसिंगा पेरुमाल जी ने फिर उनको कुछ पैसे भेजे। तो देखिए, कई बार ये चीज होती है कि पैसा, मैं युवाओं से यह अपील करना चाहूंगा कि पैसा आपके लिए बहुत बड़ी रुकावट नहीं बन सकता है। आप में क्षमता, निर्णय की क्षमता, आपकी प्रतिभा और कुछ करने का जज्बा अगर ये है, जो हमें विवेकानंद बता गए हैं, उन्होंने सिद्ध किया है, तो आप निश्चित रूप से आसमान तक अपनी योग्यता को फैला सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें कुछ मैंने इसलिए शेयर करना चाहा कि चेन्नई में अगर आज वो रामकृष्ण मठ है तो वो भी हमारे विवेकानंद जी के ही द्वारा है। तो इस तरह से कई चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। हाँ, वो फिर आए एक बार 1899 में भी आए वो, लेकिन 1899 आने के समय वो प्लेग था उस समय, हाँ, तो बहुत कुछ उनका नहीं रहा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो जब आए थे तो गंगा जल लेके आए थे और बड़ी खुशी की बात है। देखिए कितनी हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। यहाँ के रामकृष्ण मठ में आज भी वो गंगा जल वाली जो इस जार में वो लाए थे, जिस बोतल में लाए थे, वो रखा हुआ है और वहां उसको एक धरोहर के रूप में, एक हेरिटेज के रूप में लोगों ने संभाल कर रखा है और वो समय समय पे उसका दर्शन लोग करते हैं और प्रेरित होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैंने जानकारी दी कि आपको जानना है। जितना आप विवेकानंद को जानेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना उनके, आपको लगेगा कि आपके जीवन की शैली बदल गई। आपके अंदर अचानक विवेकानंद स्वयं उतरने लगेंगे और लगेगा कि वो आपको कह रहे हैं कि उत्तिष्ठ जागृत, आप उठो, चलो और चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त हो। ये गुण विवेकानंद के चरित्र के अध्ययन में आपको मिलेगा, विवेकानंद के इतिहास के अध्ययन में मिलेगा। तो जरूर से विवेकानंद जो ऐसे महान हमारे देश के चरित्र हो चुके हैं उनका अध्ययन जरूर करें। और एक और दक्षिण की बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि विवेकानंद की जब चर्चा चलती है तो जे गुडविन की भी चर्चा चलती है और मेरा सौभाग्य है कि मैं जे गुडविन के कहिए कि कब्र मजार या उनको जो कह लीजिए उस पर जाके मैं उनको अपनी श्रद्धा निवेदित कर पाया। ये जे गुडविन की बात और आश्चर्यजनक है। देखिए, एक 39 वर्ष में सारी दुनिया को सब कुछ दे गया और उनका यह व्यक्ति जो बाद में शिष्य बना, लेकिन वो स्टेनोग्राफर थे और जे गुडविन स्टेनोग्राफर थे और स्टेनोग्राफर वह भी मात्र 27 वर्ष की उम्र। और आप सोच सकते हैं कि 27 वर्ष की उम्र में जे गुडविन गुजर गए। उन्होंने भी विवाह नहीं किया और जे गुडविन से विवेकानंद जी की मुलाकात वहां हुई, क्योंकि वहां जो संस्था थी जो ये आयोजन कर रही थी, उसने एक ऐसे स्टेनो को ढूंढना चाहा था। उसके लिए वैकेंसी दिया था 2 अखबारों में वहां कि एक ऐसा स्टेनो हमको चाहिए जो इस तरह के जो भाषण हैं उनको रिकॉर्ड कर सके। तो जे गुडविन के पिताजी भी बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर थे और जे गुडविन बहुत कम उम्र का था, लेकिन इस सबसे हाईली पेड स्टेनोग्राफर उस दौर के थे। और जे गुडविन की खूबी आज के संदर्भ में ये हो सकती है कि विवेकानंद जी ने बहुत सारे ऐसे प्रवचन दिए, ऐसे भाषण दिए जिसमें उन्होंने जिस जिस मुहावरे का जिन संदर्भों में जैसे कहा, जे गुडविन ने उसको उसी तरीके से नोट किया और उसी तरीके से विश्व तक पहुंचाया। जे गुडविन नहीं होते, ये नौजवान अगर नहीं होता, तो शायद विवेकानंद के इतने सारे उपदेश, इतने सारे महत्वपूर्ण प्रवचन, इतने सारे महत्वपूर्ण जो उनके विश्लेषण थे, वो पूरे विश्व को नहीं मिल सकता था। तो ये काम
जे गुडविन ने किया। और जब जे गुडविन ये काम करने लगे तो जे गुडविन के साथ भी उनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि कई बार उसको गुडविन को बोलते थे बैडमिन, कि तू बैडमिन है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जुआ वगैरह भी कभी खेल लेता था कभी वो क्रिकेट वगैरह खेल लेता था। तो इतना एक अपने सहयोगी को भी, स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफर नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ रहे हैं कि उसको पे किया जा रहा है, वो हमसे छोटा है, ये नहीं, उसके साथ भी मित्रता। और गुडविन ऐसा इनके प्रेम में हुआ कि जैसा अभी उन्होंने कहा कि भगिनी निवेदिता की चर्चा तो हुई, लेकिन गुडविन इनका शिष्य बन गया। गुडविन भारतीय अध्यात्म का चेला बन गया और वो इनके साथ यूरोप और इस सब के करने के बाद वो हिंदुस्तान चला आया। कुछ दिनों तक वो इनके साथ। ईश्वर करुण जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी विवेकानंद और दक्षिण। निश्चित रूप से हम जब विवेकानंद की बात करते हैं तो उस विवेकानंद राव का स्मरण स्वतः हो आता है। कन्याकुमारी का वह समुद्र तट, समुद्र की गर्जना और समुद्र की चुनौती को स्वीकारते हुए शार्क मछलियों से भिड़ते, दो हाथ करते हुए विवेकानंद कैसे गए होंगे, और समुद्र की गर्जना के बीच, उस भयावहता के बीच किस निडरता के साथ उन्होंने ध्यान लगाया होगा। ध्यान लगाया था तो भारत को देखा था, ध्यान लगाया था तो भारतीय नागरिक को देखा था, मनुष्य की हीनता को देखा था, और उसी दिन उनके भीतर जो संकल्प पैदा हुआ वह साधना के रास्ते आगे बढ़ता हुआ सिद्धि तक पहुंचा। और विवेकानंद ने जो ठान लिया था कि लक्ष्य हमारे सामने है और जब तक लक्ष्य तक पहुंचूंगा नहीं मैं रुकूंगा नहीं, उन्होंने अपने जिस लक्ष्य को साधा था उस लक्ष्य तक पहुंचे। लेकिन उनके भीतर जो आत्मविश्वास है और स्वयं को सर्वशक्तिमान मान लेने का जो भाव है, और इसी भाव से वे काम करते हुए अपनी वाणी की शक्ति को, अपनी शारीरिक क्षमता को, और साथ ही साथ अपनी मेधा, प्रतिभा और अपने भारत को उन्होंने ओढ़कर उसी को केवल धर्म के माध्यम से ही नहीं, करुणा के माध्यम से ही। विवेकानंद के व्यक्तित्व को देखें तो उसमें जगत गुरु शंकराचार्य का भी व्यक्तित्व दीप्यमान रूप में दिख जाएगा, राम की मर्यादा भी दिख जाएगी, कृष्ण का वैराग्य भी दिख जाएगा, कृष्ण का फैलाव भी दिख जाएगा। साथ ही साथ संसार के अनेक महापुरुषों, अनेक मनीषियों और चिंतकों का भी विवेकानंद पर प्रभाव है। विवेकानंद कभी भी पूर्व पश्चिम की बात नहीं करते थे, पाश्चात्य की आलोचना नहीं करते थे, और आज हम देखते हैं धड़ल्ले से युवाओं को जागृत करने के लिए हम कहते चले जाते हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता भी बोलते चले जाते हैं कि हम पाश्चात्य का अनुकरण करके बिगड़ रहे हैं। विवेकानंद ने किसी पाश्चात्य की कभी आलोचना नहीं की, बल्कि कहा कि पाश्चात्य के पास जो गुण है उस गुण को भी आत्मसात करना चाहिए, उस गुण को भी स्वीकारना चाहिए, उस गुण को भी अपने चरित्र पर उतारना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह कि हम भारत को ही नहीं जान समझ रहे हैं। मैं डॉक्टर कल्याणी कबीर की ओर बढ़ता हूं। मैं यही बता दूं कि विदेश यात्रा के क्रम में ही जहाज से सफर करते हुए जमशेदजी टाटा से उनका संवाद हुआ था स्वामी विवेकानंद का, और जमशेदजी टाटा से बातचीत करने के क्रम में, क्योंकि विवेकानंद ने संपूर्ण भारत के दर्शन किए थे, उन्होंने जमशेदपुर आज जो है उस क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताया था कि वहां खनिज संपदाएं हैं और साथ ही साथ वहां नदी भी है। आप अगर वहां काम करें, बहुत सारे विकास के दरवाजे बहुत सारे खुलते चले जाएंगे। उन्होंने, जमशेदजी टाटा ने यहां आकर उसका अध्ययन किया, और फिर आज हम टाटा का स्वरूप देख रहे हैं कि केवल भारत के लिए ही नहीं, संसार के लिए जमशेदपुर और टाटा का क्या महत्व है, क्या उसका योगदान है, विस्मृत नहीं किया जा सकता है। लेकिन जमशेदजी टाटा के भीतर वहां आने की प्रेरणा और उसकी जानकारी देने वाले स्वामी विवेकानंद है। एक घुमक्कड़ सन्यासी, एक राष्ट्र बोध से जागृत सन्यासी, जो हिमालय की गुफा में जाकर ध्यान नहीं लगाते हैं। डॉक्टर कल्याणी कबीर जी आज के युवा, बल्कि मैं कहता हूं कि केवल भारतीय युवाओं के ही आदर्श नहीं, संसार के युवाओं के लिए विवेकानंद से बड़ा कोई दूसरा आदर्श नहीं हो सकता है। समग्रता में अगर विवेकानंद के जीवन को देखें, उन्होंने चुनौतियों को स्वीकारा है। वे तो कहते थे कि असफलता हमारे लिए सफलता का अवसर लेकर
आती है। इसलिए सफलताओं से घबराए नहीं। वह मनुष्य क्या मनुष्य है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं हो, जिसके जीवन में कोई चुनौती ना हो। तो वे चुनौतियों को आमंत्रित करते थे, चुनौतियों को स्वीकारते थे और अनुलंघ्य को भी लांघने का काम करते हुए आज एक अनुलंघ्य विराट व्यक्तित्व के रूप में संसार के सामने स्वामी विवेकानंद न केवल अपने ज्ञान के लिए, न केवल अपनी वाग्मिता के लिए, न केवल अपने कृतित्व के लिए, बल्कि अपने संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण चेतना के कारण भी उनके चिंतन को देखे, उनके दर्शन को देखे और विवेकानंद के चिंतन दर्शन को पढ़ते हुए, देखते हुए, ऐसे ही विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने नहीं कहा होगा कि भारत को जानना है तो विवेकानंद का अध्ययन करना जरूरी है। केवल वही नहीं, पाश्चात्य के भी अनेक विद्वानों ने विवेकानंद के साहित्य के अध्ययन पर बार बार जोर दिया है। हम दरिया हैं, हमें मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से बहेंगे रास्ता हो जाएगा। विवेकानंद अगर सन्यासी न होते, विवेकानंद परिव्राजक न होते, तो विवेकानंद बड़े कवि हो सकते थे, विवेकानंद बड़े संगीतज्ञ हो सकते थे, विवेकानंद आईएएस हो सकते थे, विवेकानंद कुछ भी हो सकते थे, क्योंकि उनकी जो क्षमता थी, उनकी जो विराट प्रतिभा थी, उस प्रतिभा से वे अपना रास्ता निकाल ले सकते थे। लेकिन जिसके भीतर लबालब संवेदना है, करुणा है और मनुष्य मात्र के लिए दया का तीव्र भाव है, तो उसने अपने आप को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और वसुधैव कुटुंब का जो हमारा आर्ष स्वर है, उसी आर्ष स्वर को अपना मूल मंत्र बनाकर वे जीवन भर चलते रहे, करते रहे, रचते रहे और आज उनका किया हुआ, आज उनका रचा हुआ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो क्या स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व पता नहीं किन कारणों से, जब अपने ही देश के साहित्य का हम अध्ययन करते हैं, कब किस मुहूर्त में दक्षिण पंथ और वाम पंथ की बात उठने लगी। हम प्रगतिशील चेतना जितनी विवेकानंद में है, तो उस प्रगतिशीलता की क्यों नहीं बात करते हैं। विवेकानंद कहते थे कि मैं धर्म पर तब तक बात करना नहीं चाहूंगा जब तक कोई व्यक्ति हमारे सामने भूखा है। तो इससे बड़ी प्रगतिशीलता और क्या हो सकती है। जिस उनके महान गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दरिद्र में नारायण के दर्शन किए, जीवन भर उसी के लिए काम करते रहे स्वामी विवेकानंद। तो ऐसी प्रगतिशील चेतना से भरे हुए ऐसे विराट व्यक्तित्व को हम एकांगी रूप से देखकर केवल इस मंत्र को, केवल इस संबोधन को कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उनका हिंदू की उनकी अवधारणा वैज्ञानिक अवधारणा है, मानवीय अवधारणा है। वे धर्म में विभेद नहीं, सारे धर्मों को सम्मानित करने की वे बात करते थे और सारे धर्मों से अच्छी बातें ग्रहण करने पर भी जोर दिया करते थे। डॉक्टर कल्याणी कबीर जी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए और साथ ही साथ जीवन के यथार्थ के लिए आज विवेकानंद की अनिवार्यता कितनी है, आपने अध्ययन करते हुए, आपने संवाद करते हुए महसूसा होगा। आप विवेकानंद को किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद पंकज जी। मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस मंच को प्रणाम करती हूँ, साथ ही इस मंच से जुड़े विद्वत जन और जो श्रोता मित्र हैं उन्हें भी नमस्कार। जब भी बात होती है युवा दिवस की, जब भी बात होती है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती की, तो युवा शब्द को अगर आप उल्टी तरफ से देखेंगे तो वो होता है वायु। और मुझे लगता है कि पूरे वातावरण को वायु अपनी पूरी गति से, अपनी उपस्थिति से प्रभावित करता है। मुझे उसी तरह से लगता है कि युवा वर्ग जो है वो हमारे समाज के वांग्मय को, हमारे राष्ट्र के वांग्मय को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, बशर्ते उन्हें इस बात की जानकारी हो कि वो विवेकानंद जी जैसे विराट व्यक्तित्व के वंशज हैं। हमारी भूमिका यहाँ महती है कि हम अपने अतीत से अपने युवा वर्ग को जोड़ें। हालांकि आज सभी विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में युवा दिवस मनाया गया, ये हमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ही
ये संदेश दिया जाता है कि हम विद्यार्थियों में वो जोश, वो ऊर्जा, वो विचारधारा को पुनः प्रवाहित करें जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने हमें सौंपा है धरोहर के रूप में। पर जरूरी है कि हमारे युवा भी स्वतः जागरूक बने, आत्म केंद्रित ना हो बल्कि आत्म अनुशासित हो और खुद वो आगे बढ़कर समाज और राष्ट्र की जो आवश्यकता है, जो उम्मीद है उनसे, उसके तरफ अपनी नजरों को ले जाएं। अक्सर युवा स्वतंत्रता के आग्रही होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें आजादी नहीं मिल पा रही है, पर मुझे लगता है कि स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, ये दोनों ही शब्द युवा वर्ग को, इन दोनों ही शब्दों का तात्पर्य समझना होगा। उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, पर उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी विचारधारा को, हिंदुत्व के विचारधारा को विदेश की धरती तक वो ले गए और वहां जाकर भी उन्होंने उनका परचम लहराया। आज भी शिकागो की धरती, आज भी विदेश के लोग भारत को जानते हैं तो विवेकानंद के माध्यम से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक युवा जो कि बहुत ही कम उम्र तक देश की सेवा कर पाया, उनकी कहानियों के माध्यम से, उनकी उपस्थिति के माध्यम से, उनके उदात्त विचारधाराओं के माध्यम से वो आज भी हमारे बीच है और आज भी हमारा राष्ट्र विश्व के पटल पर जाना जाता है। तो युवा वर्ग को भी ये बात समझनी होगी, उन गाथाओं से, उन कथाओं से और उनके त्याग और बलिदान के किस्से को समझना होगा। एक कहानी मैंने पढ़ी थी विवेकानंद जी के बारे में कि जब वो अपनी माता से, गुरु माता से आदेश लेने गए कि मैं अपने गुरु के विचारधाराओं को प्रचारित और प्रसारित करूंगा रामकृष्ण जी के, परमहंस के जाने के बाद, गुजर जाने के बाद, तो उनकी माता ने उनकी इस बात को नजरअंदाज किया, उसकी उपेक्षा की। वो रसोई घर में कुछ काम कर रही थी। फिर कुछ देर बाद उन्होंने विवेकानंद जी से चाकू मांगा और विवेकानंद जी ने जो चाकू ले जाकर माँ को दिया, तो कुछ देर बाद ही माँ ने उन्हें अनुमति दे दी कि अब तुम जाकर अपने गुरु के विचारधाराओं को देश में, विदेश में फैला सकते हो, तुम्हें मैं घर की जिम्मेदारियों से मुक्त करती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अभी तक तो तुम मुझे अनुमति नहीं दे रही थी, फिर ये अचानक क्या हुआ जो तुमने मुझे ये आदेश दिया? तो माँ ने कहा कि तुमने जो चाकू मुझे लाकर दिया, उसका जो नुकीला हिस्सा था वो तुमने अपनी तरफ रखा था और वो जो लकड़ी का मूठ था वो मेरी तरफ था। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो एक भाव है कि तुम अपने हित से ज्यादा समाज के हित की सोचते हो। तुम अपना कष्ट सहने के लिए तैयार हो, पर तुम समाज को कोई नुकसान नहीं होने दोगे और समाज की सुरक्षा के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए तुम काम करोगे। और इसलिए माँ ने उन्हें आदेश दिया कि अब वो जा सकते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी है कि आपके एक एक कदम से, आपके एक एक व्यवहार से आपकी सोच, आपके विचारधारा का पता चलता है। युवा वर्ग से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं और मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर फिर भी आए दिन अखबारों में या टीवी चैनल्स में नशे की बात आती है या कुछ आत्महत्या की बात आती है, तो ये कहीं ना कहीं एक युवा भी अगर आत्महत्या करता है या नशे की गिरफ्त में जाता है तो ये पूरे राष्ट्र का नुकसान है। ये बात बहुत ही गहराई से मुझे बेधती है जब भी इस तरह की खबरें मैं पढ़ती हूँ। तो ये हम सबों की जिम्मेदारी है, युवा वर्ग की जिम्मेदारी है, पर मैं खुद को और आप सबों को भी मुक्त नहीं करना चाहूंगी। हम सभी जिस समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास ही बहुत सारे युवा हैं। अंधेरा घिरेगा पर उसके बाद पूर्णिमा भी एक दिन आएगा। ये बात बताना जरूरी है कि थोड़े से परेशानियों से, थोड़ी सी बाधाओं से डर जाना, रुक जाना, घबरा जाना, ये हमारी संस्कृति की विचारधारा नहीं है। हम एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास से संबंधित हैं और हम उस विचारधारा को आगे भी लेकर जाएं, उस राष्ट्र ध्वज को, राष्ट्र पताका को आगे भी लेकर जाएं। इसलिए युवाओं के अंदर वो एक साहस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि साहस का अवलंबन करेंगे तभी वो भविष्य का निर्माण कर पाएंगे, तभी वो खुशहाल रह पाएंगे और तभी राष्ट्र को अपना एक समुचित योगदान
राष्ट्र की उन्नति में वो कर पाएंगे, देश को विश्व गुरु बना पाएंगे। तो आज मैं देख रही हूँ सोशल नेटवर्क के माध्यम से भी और विश्वविद्यालय महाविद्यालय के पटल पे भी युवाओं ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने संदेश को जाना है, समझा है। मुझे लगता है इसकी गति बढ़ानी होगी हमें, विवेकानंद के विचारधाराओं को युवाओं तक सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन नहीं, बल्कि साल भर में कई सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने होंगे उनके नाम से और उनके सोच के आधार पर, ताकि युवा वर्ग ये सब कुछ जान पाए, समझ पाए, उसका अनुसरण कर पाए। तभी जाकर युवा दिवस को मनाना, उसका आयोजन करना, उसके प्रति अपना समर्पण भाव दिखाना, ये सारा कुछ सार्थक हो पाएगा। अन्यथा सिर्फ रूटीन में और रिकॉर्ड में और डॉक्यूमेंटेशन में रखने के लिए तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तभी युवा वर्ग इस बात के मतलब को समझ पाएंगे और उनके अंदर भी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जिसके बारे में विवेकानंद जी कहा करते थे, उसका बीजारोपण हो पाएगा। मुझे लगता है कि अपने ही देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई तो औपचारिकता भर ज्यादा रही। हम विवेकानंद का ठीक उसी तरह से स्मरण करते हैं, विवेकानंद पर चर्चा करते हैं। ज्यादातर कुछ लोग अब भी हैं जो पढ़ रहे हैं, विवेकानंद को समझ रहे हैं और विवेकानंद के चिंतन को आत्मसात करके अपने जीवन को भी परिवर्तित कर रहे हैं। राष्ट्र की निष्ठा उनके भीतर जागृत होती है, मनुष्य के प्रति संवेदना उनके भीतर जागती है। साथ ही साथ स्वयं के लिए ही अपना ज्ञान नहीं वे रखते हैं, अपने ज्ञान का वितरण भी करते हैं और दूसरे को भी वे जागृत करने का काम करते हैं। कहीं न कहीं से विवेकानंद के अध्ययन का, विवेकानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व का उन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग रटंत ही काम निकाल रहे हैं और आज जिस तरह के लोग पटल पर भी विवेकानंद का स्मरण कर रहे हैं, उनके भीतर मैं सच कहता हूं विवेकानंद का एकांश भी नहीं है। वे वैसे लोग हैं, वे वैसे राजनीति करने वाले लोग हैं, वे देश को लूटने वाले भी लोग हैं, बल्कि जो लोग समझते हैं वे विवेकानंद के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कल्याणी जी ने बहुत अच्छा कहा कि युवा ही क्या, हमारा देश भी स्वतंत्रता का अर्थ सही ढंग से नहीं समझ रहा है। जिस स्वतंत्रता के संदर्भ में तिलक ने कहा कि स्वाधीनता, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे, स्वामी विवेकानंद ने कहा स्वतंत्रता आत्मा का संगीत है। उसने यह नहीं कहा कि मनुष्य की आत्मा का संगीत है, आत्मा का संगीत है और यह आत्मा कहीं न कहीं से परम आत्मा से ही संबद्ध है। तो जिस स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्वतंत्रता आत्मा का संगीत है, आज के युवा वर्ग को यह समझाने की जरूरत है कि स्वतंत्रता का यथार्थ होता क्या है। क्या उच्छृंखलता, क्या मनमानापन, मनमर्जीपन, हमारे मन में जो आए वही हम करें, स्वयं को ही अहंकार ग्रसित होकर हम अपने आप को ही इतना पूर्ण मान ले कि हमारे सामने कोई न श्रेष्ठ है, न बुजुर्ग है, न कोई समकालीन है। बल्कि विवेकानंद को छोटे बच्चे से भी अगर ज्ञान मिलता था तो उसे वे बहुत गौर से देखते थे और ग्रहण करते थे। तो स्वामी विवेकानंद की इस बात को समझने की जरूरत है। विवेकानंद के जो छोटे छोटे वाक्य हैं, छोटे छोटे जो जीवन सूत्र हैं, उस सूत्र की व्याख्या करने की जरूरत है और महाविद्यालयों में केवल एक दिन के लिए ही नहीं, तमाम शिक्षण संस्थानों में, तमाम बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में और हर मनुष्य की जीवनचर्या में विवेकानंद का हर दिन प्रवेश किसी न किसी रूप में होना चाहिए। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, विवेकानंद का स्मरण करते करते हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हम होना शुरू हो जाते। विवेकानंद भी कहते थे हम अपने को श्रेष्ठ समझेंगे, हम अपने को शक्तिशाली समझेंगे, हम अपने को उदात्त मानेंगे तो हमारे भीतर औदात्य का प्रवेश होगा, श्रेष्ठता का समावेश होगा और हम तमाम बाधाओं को पार करते हुए हम श्रेष्ठ हो सकते हैं, हम शिखर हो सकते हैं। लेकिन हम अज्ञानता के कारण अपने को हम हीन मानते हैं, कमजोर मानते हैं। विवेकानंद ने इसी को झकझोड़ा और इस तरह के ज्ञान की युवाओं को भी जरूरत है कि तुम्हारी शक्ति,
ले बांध मुट्ठियों में आधी तो सांस सभा की बंध जाए, दे खोल बंधे अपने कर तो तूफान गगन पर चढ़ जाए, ले अंगड़ाई तो एक बार सदियों की गांठें ढीली हो, जिसकी वाणी का तेज देख भय से चलना है पीली हो, जिसकी बिजली से एक बार निस्तेज जरा भी कौंध उठे, उस तेजस्वी नर की ऐसी उद्दीप्त जवानी की जय हो, पद चिन्हों पर सिंह दहाड़ चले ऐसे अभियानी की जय हो। विवेकानंद संघर्ष करते हुए शिकागो धर्म संसद में गए। धर्म संसद में उनके लिए प्रवेश नहीं था, एन केन प्रकारेण किसी तरह से वहां उनका प्रवेश होता है। सबने एक तरह से बहिष्कार किया था, लेकिन सिंहावलोकन करते हुए जिस धैर्य के साथ, जिस औदात्य के साथ, जिस तेज के साथ, जिस शौर्य और पराक्रम के साथ वह हमारा युवा नरनाहर मंच तक गया था और पहले ही संबोधन से संपूर्ण विश्व को हतप्रभ कर दिया था और सोचने के लिए विवश कर दिया था कि कितना बड़ा वह देश है, कितना बड़ा चिंतन उस देश का है कि वह संपूर्ण अमेरिका वासियों को, पुरुष को अपना भाई और तमाम स्त्रियों को अपनी बहन मानता है। तो पहला संबोधन, और फिर उन्होंने कूपमंडूक का जो किस्सा सुनाया, इससे उन्होंने व्यंग्य की भाषा में जो प्रहार किया था कि मैं उस एक ऐसे विशाल महासमुद्र से आया हुआ हूं जिसके भीतर रत्नों की खान है। तो ऐसे विवेकानंद का स्मरण छात्रों के बीच में हो, बल्कि चरित्र निर्माण के लिए वयोवृद्ध तक के लिए भी विवेकानंद अनिवार्य हैं। भाई ईश्वर करुण जी से हम फिर जुड़ना चाहते हैं, फिर उनकी ओर मुड़ना चाहते हैं कि आपके लेखन में भी विवेकानंद का प्रभाव है। आपने बार बार उस चट्टान को देखा है, बार बार आप उस चट्टान पर गए भी हैं, आज तो वहां ध्यान केंद्र भी बना दिया गया है। और जब हम अपने भीतर वहां जाकर काल बोध जागृत करते हैं तो चारों तरफ फैले हुए समुद्र के बीच में स्थित उस काले चट्टान पर लगता है कि विवेकानंद की आभा चारों तरफ प्रसरित हो रही है। भाई ईश्वर करुण जी, विवेकानंद, युवा और भारत और विश्व बंधुत्व, हम जिस देश को विश्व गुरु बार बार माना गया, आज कहीं ना कहीं विश्व गुरु के होने की स्थिति से हम बार बार विलग क्यों हो जाते हैं? क्या राजनीति के रास्ते हम विश्व गुरु बनेंगे, या हम कर्मठता के रास्ते बनेंगे, हम ज्ञान के रास्ते बनेंगे, हम उदारता के रास्ते बनेंगे, सहिष्णुता के रास्ते बनेंगे, आत्मबोध के रास्ते बनेंगे? भाई ईश्वर करुण जी, मुझे लगता है कि ईश्वर करुण जी, आपने बहुत ही अच्छे मोड़ पे इस प्रसंग को और सारी बातों को रखा है। ये एक देखने में बहुत ही छोटी सी चीज है कि उन्होंने पूरे विश्व को अचानक जो चली आ रही थी एक ट्रेडिशनल एड्रेस करने की जो शब्दावली, अचानक उस व्यक्ति ने उसको बदल दिया, और वह था भाइयों और बहनों। आज वो तो विदेश की स्थिति थी, विदेश का मंच था, लेकिन ये हमारे लिए कॉलेजों में और विभिन्न जगहों में, अपने परिवार में भी इस चीज को भी हमें देखना है कि ऐसे संबोधनों को हम आगे जीवित रखें। हमारे यहाँ आज भी पुनः बहुत सारे संबोधन बदल गए, हमारे नेताओं के संबोधन बदल गए, कहने के लिए भले वो भाइयों बहनों कहते हैं, लेकिन जिस अंतर मन से भाइयों और बहनों शब्द का जिस शाब्दिक अर्थ में और भावात्मक अर्थ में, चेतना के अर्थ में विवेकानंद ने उपयोग किया था, तो हम अपने बच्चों को संबोधन की शब्दावली को भी एक बार निश्चित रूप से सुधारें और युवाओं को उनकी शब्दावली में कहीं ना कहीं से विवेकानंद की शब्दावली की ओर आकृष्ट करने की चेष्टा हमारे स्तर से होनी चाहिए। नहीं तो फिर वो स्थिति हो जाएगी कि उनके लिए भी सारा समाज में दो ही वर्ग बच जाएंगे। आज जो स्थिति हो गई है, गाय, हाई बॉयज, हाई गर्ल्स, तो वो स्थितियां जो है कहीं ना कहीं हमें एक बार फिर विवेकानंद की ओर मोड़ रही है, और जिस चेतना का सिर्फ 2 शब्दों से पूरे विश्व की और ये कहिए कि यूरोप के सारे लोगों का दिल जीतने वाला, तो उन्होंने ये बता दिया कि 2 शब्द भी काफी है, और ये 2 शब्द भी हम कहीं ना कहीं अपनी महत्ता, अपने पारिवारिक संस्कार, अपने भारतीय संस्कार, अपनी चेतना और वसुधैव कुटुंबम की भावना से, उनके लिए वहां पे कोई ईसाई और कोई अन्य धर्म के लोग बहन और भाई के अंतर्गत नहीं आते हो, ऐसा नहीं था। उन्होंने सारे को अपने भाई और अपनी बहन माना।
तो ये जो उनकी एक निष्ठा थी, और जैसा आपने कहा कि उन्होंने वो कवि होते, उन्होंने कवि के रूप में भी बड़ी अच्छी कविता लिखी उन्होंने अपने उस गुडविन के लिए, जो आज भी वहां पे अंकित है। तो विवेकानंद के लिए मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगती है कि मैं माफ करेंगे, जैसा एक मित्र ने अभी लिखा है, कई लोग हमारे चेन्नई से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हमारे प्रणव तिवारी जी हैं, कई रवि सिंह जी हैं वगैरह सब हैं, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। लेकिन क्या है कि ये जो हम कहते हैं क्या कि हाँ उन्होंने अपने अपनत्व को ज्यादा दिया, दूसरे की मुखालफत की, ऐसा नहीं था। अभी उन्होंने बहुत अच्छी कल्याणी जी ने बताया कि चाकू की नोक अपनी तरफ लेके और उसके बेट को मां की तरफ देना, ये एक उनके एक अंतः चिंतन को, अंतः चेतना को प्रभावित करने वाला था। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उन्होंने यह जरूर कहा कि हाँ अपने विकास के लिए आत्म केंद्रित रहो, अपने विकास को सबसे पहले प्राथमिकता दो और हमारे अपने अंदर के बदलाव को ये करो। उनकी जो एक दो चीजें थी बड़ी ही इतनी अद्भुत है कि उन्होंने जैसा अभी शुरू में संजय पंकज जी ने कहा था कि भाई आप जैसा सोचेंगे वैसा होंगे, ये सही है। और ये पंक्ति विवेकानंद ने जी हमें दी है कि जैसा तुम सोचते हो तुम वैसा हो सकते हो। और ये सोचना कि मैं हैंडसम हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बहादुर हूं, मैं अपने देश की चेतना को झकझोर सकूंगा, मैं अपने देश को सही रास्ते पे ले जाऊंगा, मैं अपने देश के युवा वर्ग को एक नेतृत्व प्रदान करूंगा। हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक, धार्मिक और विश्वगुरु बनने के लिए सारे जो परिस्थितियां आज भी हैं, तो उसका नेतृत्व करूंगा। ये अगर हमारे युवा सोचने लगे तो निश्चित रूप से विवेकानंद की ये पंक्तियां सार्थक होंगी। और उन्होंने बड़ी अच्छी एक चीज कही कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है और वह है असंभव से भी आगे निकल जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमको प्रेरित करती हैं कि संभव की सीमा, हर चीज संभव है। हम आज कोट करते हैं, जब भी देखते हैं महाविद्यालयों में बड़ी पीड़ा होती है कि हम पश्चिमी विद्वानों की अंग्रेजी के कथन को तो कोट करते हैं, लेकिन हमारे विवेकानंद ने, हम ये कोट करते हैं कि हाँ भाई किड्स ने ऐसा कहा, तो ठीक है उनकी भी चीजें रहे, लेकिन हम ये कोट कर देते हैं कि उसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं था। लेकिन क्या ये हमने असंभव शब्द नहीं था कि डिक्शनरी के आगे विवेकानंद कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है और वह तरीका है असंभव से भी आगे निकल जाना। वो असंभव से आगे निकल जाने के लिए प्रेरित करते हैं, वो असंभव से आगे की यात्रा करने के लिए हमारे अंदर एक ऊर्जा भरते हैं, और वो असंभव को भी संभव बनाने के लिए इस तरह से हमें पुनर्जागृत करते हैं। तो देश में जो पुनर्जागरण की स्थिति रही, देश में जो हमारे आज भी उनके नाम पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि सिर्फ आज के दिन नहीं, आज के दिन तो हो सकता है कि महाविद्यालयों में या अन्य कार्यालयों में उनके वेशभूषा में कुछ लड़के हों, लेकिन मैंने देखा है खास करके तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में कि कई अवसरों पे जब बच्चों का एक प्रतियोगिता होती है कि उन्हें वो बना दिया जाता है, तो उनमें निश्चित रूप से एक न एक विवेकानंद बन के आता है। मुझे उस बच्चे पे गर्व होता है, मुझे उस बच्चे के माता पिता पे उस दिन गर्व होता है कि वो अपने बच्चे को फैंसी ड्रेस में विवेकानंद बना के लाया है, और वो बच्चा विवेकानंद की चीजें 2 लाइन ही बोलता है, 1 लाइन ही बोलता है। ऐसी जो हमारे यहाँ चलन है, उन चलन को हमें एक सिरे से पकड़ के देश के हर हिस्से में ले जाना पड़ेगा, गांव-गांव ले जाना पड़ेगा, और इसके लिए हम शिक्षाविद, इसके लिए हम जो माता पिता, ये सारे जिम्मेवार हैं। और इस तरह से उनकी ये पंक्ति भी बड़ी प्रेरक पंक्ति है कि निंदा से नहीं सुधार, सुधार जो है वह प्रशंसा से होगा। उन्होंने निंदा की चीजों को किनारे रखा। तो इस तरह आज से हम बात कर रहे हैं आज के युवा और विवेकानंद ने अपने ज्ञान पूर्ण तर्क को विवेक सम्मत किया। उसी के माध्यम से उन्होंने केवल आनंद को अनुभूत ही नहीं किया, दूसरे को भी आनंद, जगह हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला आलोक, दूसरे को के लिए भी आनंद के रास्ते उन्होंने बतलाए। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जिनके भीतर निडरता थी, वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे, और जीवन मृत्यु का जैसे उन्होंने साक्षात्कार किया था, इस तरह से जीवन को भी समझते थे और मृत्यु को भी समझते थे, वैराग्य को भी वे जान समझ रहे थे, परमात्मा की कृतियों को भी देख रहे थे। ऐसे स्वामी विवेकानंद के जीवन में हम
कहीं भी नहीं देखते हैं कि विवेकानंद ने कहीं पलायन किया होगा। विवेकानंद ने निडरता से अपनी बातें रखी हैं। विवेकानंद ने शौर्य के साथ तमाम उन रहस्यों को जानने का प्रयास किया है जो मनुष्य के लिए सर्वथा और हर काल में संभव रहा है। तो भारत की ज्ञान संपदा को लेकर शिकागो के माध्यम से, शिकागो विश्व धर्म संसद के माध्यम से और फिर बार बार की विदेश यात्रा के माध्यम से उन्होंने जिस भारत को खड़ा किया था, वह भारत केवल उनके लिए व्याख्यान मात्र नहीं है, केवल उनके लिए शब्द मात्र नहीं है। वह दृश्य याद करें कि जब वह विश्व धर्म संसद से भारत की धरती पर लौटे तो जहाज से उतरते ही वे भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं दिग्विजय करके आ रहा हूं, मैं विश्व विजेता बनकर आ रहा हूं, भारत मेरे अभिनंदन के लिए समुद्र तट पर पूरा का पूरा उमड़ा हुआ है। वे दौड़ते भागते हुए समुद्र जहाज से उतरे थे और वहीं रेत पर लोट-पोट होकर अश्रुपात करने लगे थे, जैसे लगा कि कोई बिछड़ा हुआ बहुत वर्षों का बेटा अपनी जंजीर जकड़ी हुई माता को अपने क्रोध में समेटकर उससे लिपटकर स्वयं को भी हल्का कर रहा है और अपनी मां को भी जागृत कर रहा है और निश्चिंतता का संदेश दे रहा है। तो विवेकानंद ने जैसे अपने को पूरा का पूरा भारतीय किया ही नहीं था, भारत को ही ओढ़ लिया था और संपूर्ण भारत विवेकानंद के माध्यम से पूरे विश्व में भासमान हुआ था। ऐसे विवेकानंद का स्मरण आज युवा दिवस के बहाने हम कर रहे हैं। आज का युवा और स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद के जीवन में कहीं भटकाव नहीं, विवेकानंद के जीवन में कहीं रुकावट नहीं है, विवेकानंद के जीवन में कहीं पश्चाताप नहीं है, खेद नहीं है, क्योंकि विवेकानंद अपने जिस लक्ष्य को साध चुके थे उसी लक्ष्य पर पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ, उनके जीवन में कोई कालिमा नहीं, विचार में भी कालिमा नहीं, व्यक्तित्व में भी कालिमा नहीं। तो तमाम कालिमाओं से दूर विवेकानंद असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर वे लगातार चलते रहे। आज के युवाओं के लिए, आज के युवा बहस में विश्वास करते हैं, अपनी थोथी दलील में विश्वास करते हैं, अपने किए हुए के प्रति कोई पश्चाताप और ग्लानि नहीं है। आज के युवाओं के भीतर इतनी उदारता, इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए कि अगर हम दिग्भ्रमित हैं तो हम मार्ग निर्देशित करने वाले गुरुओं से बहुत कुछ ग्रहण करें। विवेकानंद ने बहुत ठोक बजाकर बार बार परीक्षा ली थी रामकृष्ण परमहंस की, और जिस दिन उनको लग गया कि यह एक सच्चा, पक्का और सही अर्थ में तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, तत्वदृष्टा महान गुरु है जो ईश्वर को अपने भीतर बैठाए हुए और संपूर्ण ईश्वरीय तेज के साथ है, और जिस दिन विवेकानंद के भीतर भ्रम पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, एक अंगूठे के स्पर्श मात्र से उस अहंकार को भी दूर करने का उस महान गुरु ने काम किया था। तो अपने गुरु का प्रकाश लेकर, भारतीयता का प्रकाश लेकर, समृद्ध परंपरा को विरासत में समेटकर वे शिकागो विश्व धर्म संसद में गए थे। आज के युवाओं के लिए विवेकानंद का चित्र, विवेकानंद के विचार, विवेकानंद की गाथा, विवेकानंद ने अपने हर क्षण का उपयोग किया था, वैचारिक रूप से भी किया था, शारीरिक रूप से भी किया था, कार्य रूप में भी किया था। वे लगातार करते रहे। ऐसे विवेकानंद को आदर्श के रूप में ग्रहण करने के लिए तेजवान, कर्मठ और पुरुषार्थी होने की, आप अपने भीतर संन्यास का भाव रखें, लेकिन आप पुरुषार्थी बने, आप मोक्ष के आकांक्षी मत बने। विवेकानंद ने कहा कि जीवन पलायन के लिए धर्मराज कर्मठ मनुष्य का संन्यास नहीं है। दिनकर जी ने लिखा, नर जिस पर चलता वह धरती है, आकाश नहीं है। दिनकर के सामने भी विवेकानंद का व्यक्तित्व था, प्रकारांतर से वही उनकी रचनाओं के माध्यम से भी प्रकट होता है। कल्याणी जी, स्त्री की जो दशा थी तब के भारत में, हम देखते हैं कि बंगाल में ही सती प्रथा के उन्मूलन के लिए अपनी उस भाभी के दृश्य को देखकर, भाभी की उस चिंता को देखकर, भाभी के उस मर्मांतक पत्र को पढ़कर, जिसे राजा राम मोहन राय की अनुपस्थिति में उनके भाई की मृत्यु के साथ ही जिस भाभी को जला दिया गया था, लेकिन जैसे ही वे विदेश से लौटे उस कक्ष में गए तो एक पत्र उनके हाथ लगा। उस पत्र में लिखा था कि
मुझे आग से बहुत डर लगता है और मुझे जलाया जाएगा। हो सके तो तुम इसे अपने भीतर रखना। और आगे कोई स्त्री जल, एक पत्र ने राजा राम मोहन राय के भीतर एक जो मसीहा चरित्र खड़ा कर दिया था, वे भिड़ गए और सती प्रथा के उन्मूलन की दिशा में उन्होंने काम किया। विवेकानंद के भीतर भी कई ऐसे संदर्भ हैं, कई ऐसे प्रसंग हैं जो उनके भीतर गांठ पड़ गई। उसी गांठ का औदात्य करते हुए केवल निजता के लिए नहीं, सार्वजनिकता के लिए उसका उपयोग किया। स्त्री की दशा कैसी थी, देश की कैसी दशा थी, और वैसे में स्वामी विवेकानंद सेवा करते हुए, लोगों के बीच जाते हुए, गरीबों का ध्यान रखते हुए ईश्वरीय चिंतन और ईश्वरीय बोध सबके भीतर पैदा कर रहे थे और सबको उसकी शक्ति का एहसास करा रहे थे। अब विवेकानंद और युवा, अगर सीधे सीधे यह पूछा जाए कि विवेकानंद और युवाओं को विवेकानंद के किस गुण को आत्मसात करने की जरूरत है? एक पंक्ति है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जब भी हम कोई नई विचारधारा और कोई नई परिपाटी की बात करते हैं और पुराने जो मान्यताएं हैं, जो रूढ़ी है, जो अंधविश्वास है, जिनका कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, जो निराधार है या अमानवीय है, जैसा कि आपने सती प्रथा की बात की, जब भी उसको तोड़ने की कोशिश की गई, समाज ने साथ नहीं दिया। उस समय भी राजा राम मोहन राय को बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। युवाओं को भी अपने अंदर विवेकानंद जी की तरह ही आत्मविश्वास जागृत करना होगा। मुझे लग रहा है कि कोई सही बदलाव, कोई सकारात्मक बदलाव हमारे समाज के लिए अपेक्षित है, तो दृढ़ निश्चयी होकर वो आगे बढ़े। बिल्कुल ही पहले कदम में सफलता की उम्मीद ना करें। जैसा कि आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि कभी कभी असफलता सिर्फ इसलिए आती है ताकि आपका अनुभव समृद्ध हो, उसके बाद अगले कदम में सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है। तो असफलता को वो अपना एक समृद्ध अनुभव मानकर आगे बढ़े, रुके नहीं, थमे नहीं, अपने प्राणों की गलत ढंग से आहुति ना दे, क्योंकि वो ऊर्जा है राष्ट्र की। वो एक इस तरह की घटना बहुत सारे युवाओं पर, बहुत सारे अभिभावकों पर बुरा असर डालती है। तो युवा अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को पहचाने। उनके अंदर स्वामी विवेकानंद का एकांश तो है ही, क्योंकि वो इस मिट्टी के थे और हम सभी इस मिट्टी पर हैं, इस मिट्टी से बने हैं। तो वो हमारे पूर्वज हैं, हम सभी उनके वंशज हैं। तो हमारे अंदर वो स्फूर्ति, वो आत्मविश्वास, वो ऊर्जा, वो सोच, वो विश्वास है। अब जरूरत है कि हम उसे ढूंढें, उसे जगाएं। हम खुद जाने कि हमारे अंदर की जो हिम्मत है, हमारे अंदर की जो ताकत है, वो कहाँ छुपी हुई है, और अगर है तो हम उसको एक सही दिशा में आगे प्रवृत्त करें। तो युवाओं के ऊपर मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं उनको बोझ दूं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं उनको महत्व देना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि उनके पहले की पीढ़ी उनके लिए रास्ता दे, और हमारे अनुभव से वो, अपने अनुभव के उजाले में वो अपना मार्ग प्रशस्त करें, वो आगे बढ़े, और राष्ट्र उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत सारे विवेकानंद हमारे बीच हैं, बस जरूरत है कि वो अपने अंदर झांकें और अपने अंदर की जो शक्ति है, सुषुप्तावस्था में जो है, उसको जगाने की कोशिश करें। तो जरूर एक अनल कण है, सारे युवा हैं, उनके भीतर आग भरी हुई है, केवल अवसर की जरूरत है, और उनकी आग अपनी लपटों के साथ उठे और वह आग लोगों को सेकने के काम आए, वह आग लोगों के जीवन की रक्षा करने के काम आए। इसी भाव के साथ हम विवेकानंद का स्मरण कर रहे हैं। निसंदेह विवेकानंद हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन उससे ऊपर भारत की चैतन्य आत्मा भी है और विश्व करुणा के संवाहक भी हैं। साथ ही साथ समस्त त्रस्त मानवता के वे उद्धारक के रूप में भी हैं, वे वैचारिक रूप से भी उद्धारक के रूप में हैं, वे कार्य रूप में भी उद्धारक के रूप में हैं। आज विवेकानंद अपनी समग्रता, अपनी संपूर्णता में इस देश मात्र के लिए ही नहीं,
विशेष रूप से, निश्चित रूप से युवाओं के लिए, लेकिन संपूर्ण संसार के लिए आज विवेकानंद की अनिवार्यता है। विवेकानंद के विचारों के साथ हम चलें तो किसी से अनावश्यक बैर न हो, किसी से अनावश्यक टंटा न हो, और हम हिंसा के रास्ते भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि विवेकानंद के भीतर पुरुषार्थ था, कायरता नहीं थी। विवेकानंद अहिंसक थे, लेकिन हिंसा के भी विरोधी थे। ऐसे विवेकानंद का स्मरण बिहार स्वाभिमान के इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस महत्वपूर्ण पटल पर हम कर रहे हैं, और अब तक शताधिक ऐसे कार्यक्रम इस पटल के माध्यम से प्रस्तुत हो चुके हैं, जो जीवनोपयोगी हैं, जो प्रेरक हैं, और जो आज के लिए बहुत ही समीचीन हैं। आज 12 तारीख है, और 23 तारीख अर्थात विवेकानंद की जयंती के दिन से लेकर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक यह यात्रा जाएगी। 12 तारीख से 23 तारीख तक 12 दिवसीय बिहार स्वाभिमान आंदोलन की यात्रा एक युग की यात्रा जैसी होगी, और यह लगातार युवा और स्वामी विवेकानंद के बहाने युवाओं को ही प्रमोट करने के लिए, युवाओं को ही ऊर्जा देने के लिए इस पटल पर लगातार चिंतक, विचारक, रचनाकार, शिक्षाविद आते रहेंगे। पटल के संचालकों को और पटल के विस्तृत परिवार से जुड़े हुए समस्त सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हुए, जिन लोगों ने भी अपने आप को जोड़ कर रखा आज के कार्यक्रम में, और जिनकी उपस्थिति रही, जिन विद्वानों का हमने संवाद सुना, भाई ईश्वर करुण जी, डॉक्टर कल्याणी कबीर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय पंकज जी। बड़े अच्छे ढंग से आपने आए, अपने विचार, अपने चिंतन, अपनी मिठास, अपनी आत्मीयता सिर्फ संजय पंकज के लिए नहीं, सिर्फ इस पटल के लिए ही नहीं, बल्कि इस माध्यम से समस्त मनुष्य के लिए, बल्कि प्राणी मात्र के लिए इस कोरोना काल में निश्चित रूप से आप उड़ेलें, आप सब कुछ अर्जित करें, लेकिन उस अर्जन को विसर्जित करें जल कल्याण के लिए। विवेकानंद ने जन कल्याण के लिए ही अपने समस्त सुख सुविधाओं की तिलांजलि देकर समर्पित कर दिया था। उसी में राष्ट्र कल्याण है, विश्व कल्याण है, मानवीय कल्याण है, और केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र की स्वतंत्रता के आकांक्षी थे, पक्षपाती थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस पटल के माध्यम से एक अपील जरूर करना चाहूंगा जो लोग सुन रहे हैं, और ये कि विश्वविद्यालयों के जो टूर प्रोग्राम हो, कम से कम उस टूर प्रोग्राम में यह बात भी अवश्य शामिल की जाए कि विवेकानंद से जुड़े हुए जो स्थल हैं, विवेकानंद से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण भाषण हैं, उनकी यात्रा जरूर की जाए। और जैसा कि अभी डॉक्टर संजय पंकज बता रहे थे कि आज के युवाओं में बहस करने की स्थिति रहती है, वो चीजों को जल्दी समझना, बहुत ही अच्छी बात, विवेकानंद की चीजों को हम उन तक पहुंचाना पड़ेगा, हमें भी एक साहित्यकार होने के नाते, और हम लोग अपनी अपनी रचनाओं में पहुंचा भी रहे हैं जितना जो संभव है। और उनकी ये पंक्ति शायद संजय पंकज जी के गीतों में, मेरे गीतों में, या अन्य साहित्यकारों के गीतों में भी आता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की वाणी, और हम उस वाणी के उपासक हैं, हम उस वाणी को लिखने वाले हैं, हम उस वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व बढ़ जाता है। और उन्होंने ये कहा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है, जो हथियार उठाए बिना क्रांति कर सकती है और परिश्रम किए बिना शांति स्थापित कर सकती है। तो इस वाणी पर हम अधिक ध्यान दें। बच्चों में ये वाणी की विशेषता जो हमें बता गए हैं, वो विशेषता को उतारने के लिए हम अपने अपने स्तर से जो हमारी चेष्टाएं संभव हो सकते हैं उस चेष्टाओं को करें। एकेडमिक रूप में निश्चित रूप से विवेकानंद की जगहों को, उनके स्मृति स्थलों को जरूर एक बार भ्रमण करवावें। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय और इनके भरोसे नहीं छोड़ी जाए, ये वर्ष भर चलने वाली बात हो। और निश्चित रूप से मैं भी बधाई देता हूं कि बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने बड़े अच्छे ढंग से इन सूत्रों को पकड़ा है, और पूरे सामाजिक चेतना को जगाने के लिए हमारे जो जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, जितने भी हमारे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महापुरुष हैं, उन सब से जोड़ने का जो उन्होंने ये अनूठा
प्रयोग किया है शुरू, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। डॉक्टर संजय पंकज ने बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को बांधे रखा। हमारे कल्याणी कबीर जी ने बड़ी अच्छी चर्चाएं की और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। हम विवेकानंद के जीवन से इसी तरह सीखते रहें और सिखाते रहें, बच्चों को प्यार बांटते रहें, उनकी वाणी में सुधार करते रहें। अब नमस्कार। जागृति की गोद में अब सोने के लिए आप लोगों से हम अलग होते हैं और आप लोगों ये बंधन के साथ है कि आप सोए भी लेकिन जगे रहें, ठीक उसी तरह से जैसे सोए सोए भी माँ जगी रहती है, तभी अपनी संतानों की वह रक्षा करती है। इसलिए विवेकानंद के सोए तो कि आपको सेकती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि।